Assalamu alaikum. My name is Shehroz Asif and my roll number is BP1650209. The topic which is assigned to me is normal human immunoglobulin. Let's talk about the IVIG. Is indicated for the treatment of various autoimmune infections and idiopathic disease. IVIG is an approved treatment for multifocal motor neuropathy, chronic lymphocytic lymphoma, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, and Kawasaki disease. Now we talk about the toxicity and adverse effect of IVIG. The side effect of IVIG may include dizziness, lightheadedness, nausea, vomiting, allergic and cutaneous reactions, local pain and tenderness at the site of injection. IV administration may lead to systemic effects such as headache, chills and fever. अब ये IVIG के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो पहला साइड इफेक्ट जो पेशेंट साइड इफेक्ट फील करता है वो ये होता है कि डिजीनेस उसको हो रही होती है, जहाँ पे आप इंजेक्शन साइट पे उसको टेंडरनेस हुई भी होती है, और इसके अलावा हेडेक होते हैं, चिल्स होते हैं और फीवर होते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. IVIG के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो होते हैं वो ये होते हैं कि एनाफिलेक्टिक और सीवियर सिस्टमेटिक रिएक्शंस टू ह्यूमन इम्यून ग्लोबिन IgA deficiency, patients with antibodies to IgA and history of hypersensitivity. Drug interaction. IVIG may interfere with the immune response to live measles vaccines, live mumps vaccines, live rubella vaccines, and live varicella vaccines. Therefore, these vaccines should be given at least 3 weeks before or 3 months after the administration of the immunoglobulin. अब IVIG के जो ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं वो किन साथ किस के साथ होते हैं? मीजल्स वैक्सीन के साथ हो सकते हैं, रुबेला वैक्सीन के साथ हो सकते हैं और मम वैक्सीन के साथ हो सकते हैं. तो इसकी जो प्रिकॉशंस ली जाती है वो हमेशा ये ली जाती है कि हमेशा IVIG को हम 3 महीने पहले एडमिनिस्टर करते हैं. कौन सी? इन वैक्सीन को IVIG की ट्रीटमेंट से पहले, ताकि हम इंटरेक्शंस को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें. Now we talk about the irrational uses of IVIG, which is human normal immunoglobulin. High intake of IVIG can cause severe complications. This include common adverse effects such as allergic reactions, headache, nausea, fatigue, chills, fever, thrombosis and elevation of liver enzyme. IVIG के जो irrational uses है उसमें ये होता है कि पेशेंट जो सफर करता है वही करता है कि एलर्जिक रिएक्शंस उनके अंदर ज्यादा हो जाती है, वो हेडेक को ज्यादा फील करते हैं, फटीग हो रही होती है, साथ साथ नौसिया भी हो रहा होता है, और जो लिवर एंजाइम्स होते हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि ये एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिवर एंजाइम्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. ऑल्टरनेटिव्स क्या है हमारे पास IVIG के? इम्यूनोसप्रेसेंट सच एज एजाथियोप्रिन, methotrexate or rituximab are commonly reviewed as alternative to IVIG particularly. अच्छा, हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स आते हैं IVIG के, हम वो कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? रिटुक्सिमाब होता है हमारे पास, मेथोट्रिक्सीरेट होता है. ये हम ड्रग्स ऑफ चॉइस तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आ रहे होते हैं IVIG के, तो हम उसके ऑल्टरनेट्स में जो इस्तेमाल करते हैं वो हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स के साथ साथ, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? आइसोथ्रियोप्रीन, मेथोट्रिक्सीरेट और रिटुक्सिमाब. Now we are talk about the dosage adjustment according to age group. अच्छा, ये IVIG की जो डोज एडजस्टमेंट होती है वो बहुत जरूरी होती है और ये रिलेट करता है एज टू एज फैक्टर के साथ. एडल्ट डोज में जो हम IVIG देते हैं उस ट्रीटमेंट में कौन सी? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में तो हमारे पास जो ड्रग का नाम आता है वो हमारे पास गामागार्ड्स के नाम से आती है. S/D/R 400 मिलीग्राम पर kg IV दी जाती है एवरी 3 to 4 वीक्स के लिए. फॉर आइडियोपैथिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपूरा के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास आती है, जो मार्केट अवेलेबल जो नाम है इसका वो आता है कैरिमियोन, कैमाप्लेक्स और ऑक्टागाम. जो कैरिमियोन होता है वो हम देते हैं 400 मिलीग्राम पर kg IV डेली फॉर 2 to 5 कंसेक्यूटिव डेज के लिए. गामाप्लेक्स हम देते हैं 1 ग्राम पर kg IV डेली फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज. ऑक्टाग्राम हम देते हैं 1 ग्राम पर kg IV डेली फॉर कंसेक्यूटिव डेज. अच्छा, अब इसके साथ साथ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में जो हम देते हैं वो हम देते हैं बेविग्राम,
कैरीम्यून और गैमाप्लेक्स। अच्छा, अब इम्यूनो डेफिशिएंसी में कैरीम्यून की जो डोज है वो होती है 400 टू 800 मिलीग्राम पर केजी आईवी एवरी 3 to 4 वीक्स, और गामा प्लेक्स की जो हमारे पास डोज आती है वो होती है 300 टू 800 मिलीग्राम पर केजी आईवी एवरी 3 to 4 वीक्स, एंड बेबीग्राम जो हमारे पास अभी न्यूली ड्रग है उसकी जो हमारे पास डोज होती है वो होती है 3 to 800 मिलीग्राम पर केजी आईवी एवरी 3 to 4 वीक्स। अच्छा, अब पीडियाट्रिक पेट्स के सेक्शन में यानी कि पीडियाट्रिक डोसेज जो हमारे पास आती है, अब चिल्ड्रन में जो आइडियोपैथिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपर साइटोपिनिया परप्यूरा होती है उस कंडीशन में अब हम डोज की जो हमारे पास स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन होती है वो हम थोड़ी कम करते हैं, जिसमें कैरीम्यून हम देते हैं 400 मिलीग्राम पर केजी डेली फॉर 2 to 3 कंसेक्यूटिव डेज। गैमाप्लेक्स हम देते हैं 1 ग्राम पर केजी आईवी डेली फॉर 2 consecutive days. For primary immunodeficiency syndrome, bevigram should be take IV in a strength of 300 to 800 milligram per kg 3 to 4 weeks. Carimion 400 to 800 milligram per kg every 3 to 4 weeks. Flibogama 2 years and older 300 to 600 milligram per kg IV every 3 to 4 weeks. For Kawasaki disease, Gamagard S over D 400 milligram per kg IV for consecutive 4 days. These are the dose adjustment according to the age group. Now let's talk about the case study. An 8-year-old boy is referred to a regional hospital for a surgical consultation for a lobectomy following a diagnosis of bronchitis due to chronic history of recurrent respiratory infection. He has a history of bacterial meningitis at age 2 years complicated by deafness, for which he currently attends a school for hearing impaired children. Pulmonary TB fully treated, age exact at time of treatment unknown, currently present with bronchitis due to recurrent respiratory infections, no significant family history. Let's talk about the subject. Gender is male, age is 8-year-old. Chief complications are bronchitis due to chronic history of recurrent respiratory infections. History of the patient is at age of 2 he had bacterial meningitis which is complicated by deafness, and pulmonary TB fully treated, exact age at the time of is unknown. Object WBCs are 11.11 exponent की power 9 over L. Lymphocytes, hemoglobin is 12.5 gram per L. Platelets are 397 exponent power 9 over L. Serum immunoglobulins IgG 0.393 gram per L. IgA 0.0563 gram per L. IgM 1.09 gram per L. IgE 4.3 IU over ml. Assessment: he is diagnosed with hyper IgM syndrome. Plan: the initial plan is recommended for physiotherapy on daily basis. After 4 weeks of intensive physio, a CT scan of chest confirmed bilateral basal bronchiectasis. Broad spectrum antibiotics were initiated. IgI at 0 to 4 kg 4 gram per kg 3 weekly infusions. Long-term plans: IVIG infusions 3 weekly in order to maintain normal serum level of IgG, and treatment with antibiotics for bacterial infection. Bone marrow transplant would also be recommended as curative treatment of choice prior to established bronchiectasis. अच्छा, इनिशियल प्लान जो हमारा होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराएंगे डेली बेसिस पर। अच्छा, और इसके अलावा इसका सीटी स्कैन कंडक्ट किया जाएगा जिससे हमें टेस्ट रिजल्ट कंफर्म होंगे, और जो इसके इस कंडीशन में जो सीटी स्कैन का रिजल्ट हमारे सामने आया है वो ये है कि बायलैटरल बेसल ब्रोंकिएक्टाइसिस इसको हुआ है। तो हम इनिशिएट करेंगे एंटीबायोटिक्स को, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को, और साथ साथ हम इसको IVIG भी लगाएंगे जो कि 0 to 4 kg पर kg 3 वीकली इन्फ्यूजन्स के साथ। और लॉन्ग टर्म हमारा प्लान क्या होगा कि IVIG इन्फ्यूजन्स 3 वीकली,
ताकि इसका जो नॉर्मल सीरम लेवल है IgG का वो मेंटेन रहे, और एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे, और साथ फर्दर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी प्रेफर करेंगे। References: Katzen and Trevor Pharmacology. Thank you so much.